नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज मैं 23 फरवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। दोस्तों पहले तो आप अपने अंदर की ऊर्जा को बहुत अपने अंदर इतना ऊर्जा रखिए कि आप अपने लक्ष्य को एक बार में क्रैक करने की क्षमता रखें। ठीक है, और वो तभी संभव है जब लक्ष्य एक हो और लक्ष्य में जिग जैग का रास्ता ना हो। लक्ष्य एक होगा तो चीजें मजबूत होगी। आप उसके लिए दृढ़ संकल्प और पक्का इरादा के साथ लगिएगा। बातें नहीं है, मेहनत तो हर कोई करता है, कठिन परिश्रम तो हर कोई करता है पक्के इरादे के साथ। लेकिन दोस्तों पक्का इरादा कठिन परिश्रम ठीक है, लेकिन अपने लक्ष्य को थिंकिंग करना, मनन करना, कमियों को निकालना, खुद की कमियों को निकालना, खुद का मूल्यांकन करना। साथ में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जहां आपको लगे हमारे इन चीजों में कमी हो तो उसको ही दूर कर लेना। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप सोते हैं तो कोई आपकी तरह जो कंपटीशन में लड़ रहा है वो किसी कोने में बैठकर पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो आप पहले तो अपने इस लक्ष्य के बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लक्ष्य आसान नहीं है, और आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेने वाले जो होते हैं वो बच्चे ही होते हैं हमारे आपके जैसे। तो आप एकदम टेंशन फ्री होकर अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करें। दूसरी चीज, आप रिवीजन रिवीजन आज के दौर में इतना बड़ा महत्वपूर्ण है। रिवीजन के लिए मैं जरूर एक क्लास रखूंगा कि रिवीजन कवर कितने समय के लिए और कब कब तक कर ले, और अपना शेड्यूल कैसे बनाना है। हर चीज़ों को मैं आपको इस पर एक बार बातें करके शेयर करूंगा। 3-4-5 मिनट का वीडियो शेयर करूंगा, प्रयास करूंगा कि लंबी थोड़ा सा वीडियो लूँ इसमें। ठीक है, दूसरी बात कि दोस्तों हम बार बार कह रहे हैं इसी को, लक्ष्य एक रखिए और ऐसा रखिए कि बाकी अपने आप इसके अंतर्गत आ जाए। ठीक है, जिससे कि उसको अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और लेकिन इस पर भी एक बात और है, अपने मुख्य लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें कि मुझे यही लेना है। कि एक बोला जाता है जीवन में एक ऑप्शन बने रहना चाहिए, भी सही है। तो मुख्य लक्ष्य पर तो बनाए रखिए, एक ऑप्शन के लिए लक्ष्य आप सोच रहे हैं तो वो भी एक सही है, गलत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इससे इससे क्या है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी एक लक्ष्य की बात में। ठीक है, मेहनत होना चाहिए, जी जान लगाना, कमियां अपने निकालते रहिए। दूसरी जो भी कमी हो उसको वही खत्म कीजिए। और दोस्तों वही जिग जैग नहीं चले, सीधे रास्ते पर चले, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के विचारार्थ हैं कि उन्होंने कहा कि बात इसी तरह उनके पास एक व्यक्ति ही पहुंच गए थे कि गुरुजी एक बात बताइए, मैं इतना मेहनत से काम करता हूँ, कठिन परिश्रम से करता हूँ, पूरी जी जान लगा के करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन मेरे जैसा ही व्यक्ति है, वो इतना मेहनत भी नहीं करता लेकिन वो सफल होकर बहुत आगे बढ़ गया है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद ने जी ने एक बात स्पष्ट किया। लीजिए, उनके पास एक कुत्ता बंधा हुआ था, उस कुत्ते के लिए जाओ, इस कुत्ते को टहला कर लेकर आओ, उधर जंगल में, झाड़ी, जो भी रास्ते पर टहला कर आओ, मैं आता हूँ, मैं आप तुमसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी वहां बैठे व्यक्ति को इंतजार करो, तो व्यक्ति टहलाते हुए जो कुत्ते को लेकर आया, तो वो आदमी हाँफते हुए उनके पास आया, परेशान होते हुए आया, का पूछा, तो कह रहा गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हो गया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तो उन्होंने इस बात का स्पष्टता दी कि जब मैं इस कुत्ते को लेकर जा रहा था तो इस कुत्ते ने क्या किया, वो कुत्ता भी हाँफ रहा है, आदमी भी हाँफ रहे हैं भाई, दोनों व्यक्ति। ठीक है, और कुत्ता कभी इस रास्ते, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी सीधा चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पता है, तो उस व्यक्ति ने इसका खुद ही बात बताया कि कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, सीधा चल ही नहीं रहा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, समझ में आया बात? क्या बात हुई? कहा हाँ मुझे समझ में आया। आप इधर 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 उधर जाने से है कि एक सीधी रास्ता चले। ठीक, अपने लक्ष्य को बीच में जो लक्ष्य पड़ जाए उसमें रुकने का प्रयास नहीं करिएगा। रुकने का प्रयास कि नहीं, कि उसके लिए अलग से पढ़ जाऊं, उसके लिए अलग से पढ़ूं, तो एकदम
सब कुछ भी तितर बितर हो जाएगा, फिर आप एक स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, आपको जो लक्ष्य में था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना जो एक खुद का जो लक्ष्य अपना बनाए उसके लिए पूरा जी जान लगा दीजिएगा, आपको लक्ष्य जरूर मिलेंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये चीज़ तो मुझे बाद में पढ़ने को मिला है, तो मैं तो उसको पढ़ लिया, तो भी एक विचार मेरे मन में आया कि ये भी बात है, सच्चाई है। ठीक है, तो दोस्तों बिना देरी किए आप मेरे समझ लीजिए कि आप जी जान लगा दीजिए करंट अफेयर के लिए। और शुरू करता हूँ आपसे। आज आपका पहला करंट अफेयर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। अभी फिलहाल में आपको पता होगा कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ 2022 का। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल। ठीक है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ दोस्तों, ओलंपिक खेल हुआ है। ठीक है, 2022 का। ठीक है, कि अब इसमें इस खेल में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, तो इस चीज की बात हुई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया, पहले ये ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है आपका पहले स्थान पर। नॉर्वे, जर्मनी, चीन। नॉर्वे है, जर्मनी है, चीन है। ठीक, ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पर, और अमेरिका चौथे पर। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका चौथे पर। ठीक है दोस्तों, अच्छा नॉर्वे को ये दिखा दीजिए, नॉर्वे को कितना मिला है कुल टोटल से, ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे को कितना मिला है। अच्छा, जो भी चयन होता है खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, गोल्ड के हिसाब से नॉर्वे को जो गोल्ड मिला है, गोल्ड के हिसाब से हम बात करेंगे, नॉर्वे को 16, जर्मनी को 12, चीन को 9 और अमेरिका को 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको 16, 12, 9, 8 ये गोल्ड प्राप्त हुई। ठीक है, गोल्ड इसके हिसाब से। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल में इसमें कितने क्या है कि 37, इनको नॉर्वे मिला 37, इसको मिला है 17, इसको 37, 17, 36, 27, 15 और अमेरिका मिला है कुल 25, टोटल 25 पदक मिले हैं। ठीक है, टोटल 25 पदक मिले हुए हैं, लेकिन आपको इसके आधार पर देखें तो गोल्ड के हिसाब से कम मिला है, तो इस स्थान पर तय हुआ कि हाँ नॉर्वे को शीर्ष स्थान, और नॉर्वे लगातार दूसरी बार, ठीक है, शीर्ष स्थान पर है। ध्यान देना, शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, 2020 वाले में भी वो प्रथम था। ठीक है, दूसरी बात जो 2022 वाला कहाँ हुआ था ये भी जान लीजिए। ठीक है, जो 2022 में हुआ था, 2022 में जापान में हुआ था, जापान टोक्यो में हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जब ये लिख लिए तो ये भी लिख लीजिए कि 2022 वाला कहाँ हुआ, ये भी पता है आपको, 2022 बीजिंग। ठीक है, ध्यान देना है, कहाँ हुआ है, चीन में। ठीक है, ठीक है ना, 2022 हो गया, 2026, 2024 और 2026, 2024 वाला कहाँ होगा, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, 2026 कहाँ हुआ आपका, क्या नाम है, इटली में हुआ, इटली के मिलानो कोर्टोना में। ठीक है, इटली के मिलानो
कोर्टोना में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें शुभंकर क्या रहा है। शुभंकर पूछता है आपका क्वेश्चन में। शुभंकर के तौर पर ले लीजिएगा बिंग ड्वेन ड्वेन करके है, ठीक है, थोड़ा ले लीजिएगा इसका शुभंकर। शुभंकर क्या है, बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है दोस्तों, शुभंकर है, ध्यान देना है। और भी हम बात कर ले थोड़ा सा इसमें कि जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल है, ठीक है, ये शीतकालीन ओलंपिक खेल जो होते हैं कितने होते हैं ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। कुल 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुल 200 प्लस देश है, ठीक है। अच्छा है, इसमें हम ध्यान देंगे ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, पैरा ओलंपिक, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ये ग्रीष्मकालीन होता है, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, शीतकालीन, और एक है पैरा ओलंपिक, ठीक है, पैरा ओलंपिक। ये जो है ये 2 वर्षों पर होता है, 2 वर्ष पर। बाकी जो शेष है इसके साथ मिलाकर प्लस में शेष जो है 4 वर्ष, 4 वर्षों में, ठीक है, 4 वर्षों में होता है, ध्यान देना है। बाकी जो बच गया इसके साथ में जो भी ओलंपिक जो भी खेल होते हैं ध्यान देना है। और शुभंकर जो बिंग ड्वेन ड्वेन करके है, ये बर्फ से बना पूर्ण शरीर, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। अच्छा, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कौन किया, पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, ठीक है। भारतीय टीम की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन किया था ये ध्यान देना है, ठीक है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व की बात करें, भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व के रूप में कौन किए थे भाई, ठीक है, उनका नाम अल्पाइन का क्या है, पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, पुरुष अल्पाइन, ठीक है, पुरुष अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान, स्कीयर आरिफ खान, ठीक है दोस्तों। ये तो आपके वो हो गया जो अभी फिलहाल में हुआ, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे करंट अफेयर से, इतना ही काफी है, थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि 2024 का होगा, 2026 का होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करेंगे अगले की, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये था नहीं लेकिन मैं इसको ले लिया हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए प्लीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लीजिएगा, सिमलीपाल वाइस प्रेयर उड़ीसा। पहले तो ही जानिएगा कहाँ है सिमलीपाल, क्या है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये चर्चा में क्यों रहा है, कुछ कारण है इसका। क्या है कि इस रिजर्व में क्या हुआ, 2023 में आग लग गई थी, ठीक है, जिससे इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। और सिमली टाइगर, अच्छा इससे पहले सिमली टाइगर रिजर्व में जो ब्लैक टाइगर है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो टाइगर जो इसमें ब्लैक टाइगर, अब थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्लैक टाइगर्स कहाँ मिलेंगे, ध्यान देना है। अगर ब्लैक टाइगर्स की बात कर दी कि ब्लैक टाइगर के लिए जाना है तो कहाँ जाएंगे, ठीक है, ब्लैक टाइगर,
ब्लैक टाइगर कहाँ मिलेगा? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है दोस्तों, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेंगे, ध्यान देना है। तो इसके रंग को लेकर के कि इसका रंग ऐसा क्यों है, इसके लिए भी चर्चा हुई थी इससे पहले ये बात, ठीक है। लेकिन ये जानिएगा ब्लैक टाइगर अगर देखना है तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जाना पड़ेगा जो उड़ीसा में है, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सिमलीपाल का नाम सिमुल करके है, सिमुल नामक सिल्क कॉटन के पेड़ के नाम पर है, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, ये टाइगर रिजर्व कब बना, ध्यान देना, टाइगर रिजर्व थी 1956 में, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व के लिए कब की बात हुई? 1956 में। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 की बात, ध्यान दीजिए, ठीक है। और हम बात करेंगे इसमें कि ये विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के भी 2009 में जो बात हुई है इसको भी शामिल किया गया था, ध्यान देना है। यूनेस्को के इस वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का विषय है, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे पहले एक और पॉइंट की, बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा का, तो इसमें खास तौर पे ये जो तीन एक क्षेत्र उसको मिलाकर जो बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोलेंगे कि यह जो है खास तौर पर किस से बना हुआ है, ये ध्यान देना है। सिमलीपाल कुलडीहा अधगढ़ हाथी रिजर्व का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ का क्या है? हथगढ़ हाथी रिजर्व, ठीक है। सिमलीपाल हथगढ़ और कुलडीहा और हथगढ़, कुलडीहा और हथगढ़, ठीक है, इसका हिस्सा रहा है, हथगढ़ रिजर्व का, हाथी रिजर्व का हिस्सा रहा है, ठीक है। हाथी रिजर्व का हिस्सा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। सिमलीपाल किसका हिस्सा रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व, सिमलीपाल कुलडीहा हथगढ़ आदि रिजर्व का हिस्सा रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अच्छा, इसको किस नाम से भी जानते हैं इन तीनों को? मयूर एलिफेंट रिजर्व के नाम से, ठीक है। इसको मयूर एलिफेंट, जिसे किससे नाम जानते हैं? मयूर एलिफेंट, मयूरभंज एलिफेंट, ठीक है, मयूरभंज करके है, ठीक है, मयूरभंज एलिफेंट, ठीक है, रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो मयूरभंज उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में इसकी अवस्थिति है, किसको? इसकी हम बात कर रहे हैं, इसको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के भी नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि इनका जो एक वनस्पतियों की बात होती है कि कौन कौन से थोड़ा होता है, ये ध्यान दीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक, सदाबहार वन पर्णपात, ऐसी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है, इसी का क्या है? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है, नम पर्णपाती, नम पर्णपाती वन, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसमें और लिख लीजिएगा
शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन विशाल घास। ठीक है, शुष्क पर्णपाती पहाड़ी वन व और घास का मैदान, खासतौर पर कौन सा, विशाल घास रहेंगे, बड़े बड़े घास रहते हैं उसकी बात। ठीक है, अगर से हम कुछ इसकी बात कर ले, इसकी रिजर्वों की बात करें, संरक्षित जो क्षेत्र हैं, तो कौन कौन से, थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा। भीतरकनिका, बदरामा, चिल्का, हदगढ़, नंदनकानन, लखारी घाटी और गहीर माथा। ठीक है, कुल कितने हैं, कुल 7। ठीक है, इसको मिलाकर के हमारे कितना है, कुल 8 है। ठीक है, टोटल कितने हैं, कुल कितने हैं, कुल संरक्षित क्षेत्र किसके इतने हैं, 8। कुल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, कुल 8। इन 8 को ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, इन 8 को ध्यान दीजिए, इन 8 को ध्यान दीजिए। ठीक है, इन 8 को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये 8 कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए। भीतरकनिका 8, ये तो एक तो पहला है ही, बाकी बचा चलो हम इसको लिख देते हैं सिमलीपाल। ठीक है, सिमलीपाल, चिल्का, बदरनमा, क्या है, बदरमा चिल्का। ठीक है, बदरमा चिल्का, गहीर माथा। ठीक है, गहीर माथा, लखारी घाटी, नंदनकानन, लखारी घाटी, नंदनकानन, हदगढ़, कितने 1 2 3 4 5 6 7, और ये पॉइंट आपका भी छूट रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सिमलीपाल, बदरनमा, चिल्का झील। ठीक है, भीतरकनिका ये छोटा हुआ है आपका, भीतरकनिका। ठीक है, ध्यान दीजिए। चिल्का झील की बात करते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा में कर लेते हैं। अच्छा, चिल्का झील, इसको भीतरकनिका को 1988 में राष्ट्रीय उद्यान की बात आई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1988 में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और बाकी जो चिल्का झील की हम बात करेंगे, ये चिल्का झील के क्या मामला है कि रामसर कन्वेंशन में 1971 में क्या कि पहली भारतीय जो आर्द्रभूमि के रूप में चिल्का झील को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ध्यान देना है कि ये इतना ही पॉइंट लिखिएगा, 1971 में रामसर में कन्वेंशन में आर्द्रभूमि के रूप में भारत का पहली भारतीय आर्द्रभूमि है। ठीक है, ये ध्यान देना है। और हम बात कर ले तो एशिया का सबसे बड़ा जो खारे पानी का है झील है। ठीक है, लेगून है दूसरी बात, और विश्व का दूसरा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी हम बात करते हैं राष्ट्रीय, आपका क्वेश्चन इसमें से बनेंगे खास तौर पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की।
राष्ट्रीय साधन समेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, राष्ट्रीय साधन समेधा छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे बोला जाता है कि नेशनल मीन्स सम। ठीक है, सम आपको मेधा मतलब आपका मतलब मेधावी जो छात्र होते हैं, खासतौर पर बोल सकते हैं हम मेरिट, कम मेरिट। ठीक है, क्या है, ठीक है, ठीक है, मीन्स ध्यान देना, स्कीम बोले कम, ध्यान देना है। NAMH, ठीक है, ध्यान देना है। स्कॉलरशिप स्कीम है। ठीक, नेशनल मीन्स कम मेरिट, NMCMS, कम है। ठीक है, CSS। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इस शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या हुआ कि शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, पहली बात तो इसका ध्यान नहीं, वो क्वेश्चन बनता शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, कुल क्या होगा कि इसके लिए कुल 1827 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ, जो 15वां वित्त आयोग है। ठीक है, 15वां वित्त आयोग बोल सकते हैं इसे हम, शिक्षा मंत्रालय द्वारा NMSS के लिए, NMCSS के हेतु 1827 करोड़ रुपए, ध्यान देना है, करोड़ रुपए का जो परिव्यय है वो कितने के वित्त, वह ध्यान देना, वित्तीय वर्ष जो नहीं, वित्त आयोग, सॉरी, वित्त आयोग, यहाँ लिखना है 15वां वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग जो 2021-22 से 2025-26 तक के लिए है। ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र हैं उनके लिए है, और जो 8वीं की पढ़ाई क्या करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं, 8वीं की जो पढ़ाई है जो बीच में छोड़ देते हैं, 8वीं पढ़ाई, 8वीं कक्षा की जो पढ़ाई है, 8वीं कक्षा की पढ़ाई क्या करते हैं कि ड्रॉप आउट कर देते हैं, या हम बोल सकते हैं ड्रॉप आउट। ठीक है, ड्रॉप आउट या बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उन बच्चों के लिए लाया गया है खासतौर पर, क्योंकि बीच में पढ़ाई न छोड़ सके। ठीक है, और ये कब लाया गया था, ध्यान देना है कि जो NMS जो ये योजना है, ये कब लाया गया था, 2008-9 में। ठीक है, 8-9 का योजना है, ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, 2008-9 का योजना है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो अभी 2020-21 के लिए है 1783 करोड़ रुपए का इसमें लोगों बच्चों जो छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई है, और राज्य सरकार सरकारी सहायता और स्थानीय स्कूल के लिए कक्षा 9 से 12 तक का, ये पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा, पहले क्लास कौन से कक्षा के लिए रहेगा, ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए बच्चों के लिए
1700 कितना 83 करोड़ रुपए, 1783 करोड़ रुपए लगभग में, ठीक है। 1783 करोड़ रुपए, 1783.03 है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर से आप लगभग में लेते तो वही बात आती है, ठीक है। 0.03 करोड़ रुपए 2020-21 के लिए बच्चों के। अच्छा, इसमें कौन कौन सा कक्षा आएगा ये ध्यान दीजिएगा। पहले कौन कौन से स्कूल से राज्य सहायता केंद्र, और ये आपका सरकारी सरकारी सहायता, स्थानीय स्कूल, ठीक है। सरकारी सहायता व स्थानीय स्कूल के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और भी हम पॉइंट में बात कर ले दोस्तों, तो हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करना और कक्षा 9 से 12 तक के लोगों को निरंतरता या नवाचार के क्षेत्र में भी इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा, कक्षा छात्रवृत्ति का विवरण हम बात करें, कक्षा 9वीं के जो छात्र हैं उनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष, ठीक है। जो कक्षा 9 के जो छात्र हैं, ये ध्यान देना, कक्षा 9 के जो छात्र हैं, ठीक है, उनको खासतौर पर 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा, ठीक है, 12,000 रुपये प्रति वर्ष। दूसरी बात, और मतलब हम बोल सकते हैं इनको 12,000 रुपये प्रति वर्ष, और किसके द्वारा, SBI के द्वारा, ठीक है, SBI के द्वारा। अच्छा, तिमाही आधार पर सीधे विद्यार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसके लिए भी कुछ माता पिता के लिए जो भी जिसे ये पात्रता है कि किसको मिलेगा, माता पिता का जो आय है सभी स्रोतों में 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब, ठीक है। दूसरी बात, और ये किस स्कूलों को मिलेगा, केंद्रीय स्कूल है, जवाहरलाल नेहरू जो विद्यालय है, ठीक है, वो जवाहर नवोदय वाला, ठीक है, और अगला इसी में और है राज्य सरकार की तरफ संचालित, ठीक है। निजी स्कूल इसमें पात्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें छात्रवृत्ति के लिए, जो समय 8वीं कक्षा में जो ध्यान देंगे चयन के लिए, जो भी कक्षा में 8, अच्छा, जो का बच्चे 9 में जाएंगे, ये बात है, तो यानी कक्षा 8वीं में उसकी जो परसेंटेज है, कक्षा 8वीं में जो कम प्रतिशत 55% लाया हो, कम से कम 55% लाया हो बच्चा, ठीक है। दूसरी बात, और 55% अंक रहे, या जो ग्रेड बनाया जाता है, ग्रेड A, ग्रेड B, वो समकक्ष जो भी ग्रेड हो, ठीक है, वो। और क्या होना चाहिए उसके साथ में, ST/SC को छूट दिया गया है, ST या SC के लिए क्या है, 5% की छूट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम बात कर ले थोड़ी सी और कि इससे संबंधित और भी योजनाएं हैं, जैसे रूसा योजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, रूसा हो गया, प्रौद्योगिकी वर्धन शिक्षा व राष्ट्रीय कार्यक्रम, बहुत सारी योजनाएं से, मध्याह्न भोजन योजना भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी से RTE है, RTE अधिनियम जो 2009 है, शिक्षा जो ये शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम RTE 2009 है, इससे संबंधित योजनाएं हैं, ठीक, इससे संबंधित जो भी पहले हुई हैं ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, आयुष स्टार्टअप चैलेंज की बात, ठीक है। इसमें आप क्वेश्चन आपका सीधे ही बन जाएगा, जो मैं बनाया वही क्वेश्चन है, ठीक है, समझ लीजिए, हल आपका आसानी से हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इसमें। अब जैसे कि आपको पूछेगा कौन सी कक्षा तक के बच्चों को, 9 से 12 तक के बच्चों को, किसमें कौन सी क्लास के लिए 8वीं में 55% चाहिए, कौन सी कक्षा की बात करेगा उसमें, तो 8वीं में चाहिए 55%, या फिर ST/SC के लिए 5% की छूट रहेगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। किस स्कूलों का शामिल नहीं जाएगा, निजी स्कूलों को, ठीक है। बाकी आपका शामिल करने वाले स्कूलों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, केंद्रीय स्कूल है,
सरकारी आपका ये जवाहर नवोदय विद्यालय है, और स्थानीय जो है स्तर के वो स्कूल, ठीक है, जो सरकार की तरफ से। आगे हम बात करते हैं आयुष स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, आयुष स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AII गलत हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ध्यान देना है, ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर, ठीक है, किसके साथ मिलकर, ने स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर, ये पॉइंट नोट करिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है, स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर, यही आपका यूपीएससी बना देगा, पीसीएस बना देगा, ठीक है। बाकी एग्जाम के लिए क्या है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, आजकल थोड़ा सा लेवल बढ़ाया हुआ है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब आपको और भी बातें हैं कि आयुष का फुल फॉर्म पूछा जाता है, AYUSH का फुल फॉर्म बोला जाता है, तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है, इससे क्या है, आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा योगा है, ठीक है, ये हमारा ये यू है, यू है, यानी यू है तो हमारा क्या होगा, यूनानी होगा, लेकिन प्राकृतिक वैद्य है तो इससे क्या सीखते हैं, प्राकृतिक, क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी है, ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा है, बोल सकते हैं यूनानी, ठीक है, यू। आगे हमारा सोवा रिक्पा है, ठीक है, क्या है, सोवा रिक्पा, सिद्धा सोवा रिक्पा, ठीक है, सिद्धा सोवा रिक्पा, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या है, होम्योपैथी, ठीक है, ये हमारा हो गया, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी यही पूछा हुआ है, ठीक है, मैं कभी का पूछ रखा है, और ये पूछने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं कुछ दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसमें एक पुरस्कार का भी, इसमें पुरस्कार की भी बातें की गई है इस चैलेंज में, आयुष स्टार्टअप चैलेंज में, तो 1,00,000 रुपए, और 1,00,000 रुपए मिलेगा, और विजेता को, जो विजेता है उसको 1,00,000, थोड़ा जी ध्यान देना, विजेता कितना मिलेगा, 1,00,000, और उपविजेता को 50,000, ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को ध्यान नोट करिएगा, आप लोगों के लिए छोटे छोटे एग्जाम में ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछता रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, 3 प्रवेश की श्रेणियां बनाई, जो भाग लेने वाले स्टार्टअप है, खासतौर पर आयुष खाद्य नवाचार, आयुष का ही रहेगा, खाद्य नवाचार इसी आयुष का ही रहेगा सभी, तो खाद्य नवाचार, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन रहेंगे, IT समाधान, ठीक है, ध्यान देना। इसमें 3 जो है, तो इसमें इतनी आप जिसे याद करना है तो आयुष लगाना नहीं, खाद्य नवाचार, बायो इंस्ट्रूमेशन और IT समाधान, ठीक है। अच्छा, IT समाधान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बायो इंस्ट्रूमेशन की बात, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें, तो ये क्या है, हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर टाइप समाधान, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे इसी में 3 प्रवेश श्रेणियों के बाद में, इससे संबंधित योजनाएं, थोड़ा जो संबंधित जो भी हमारा योजनाएं चले हैं, राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुष से जुड़े नए पोर्टल, उद्यमिता कार्यक्रम, ये सब चीजें जुड़ी हैं,
तो आप ये चीज़ें इतना नहीं, लेकिन इस पॉइंट को जरूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा और ये नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी वो श्रेणियाँ चली जाएंगी, लेवल आपके ऊपर चला जाएगा। बेवजह का टाइम वेस्ट मत करिए, इसमें आपका क्वेश्चन इतने से आपका बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, छूटेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अगला पॉइंट नोट करिएगा, काफ़ी उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में जो दिया गया है, किस व्यक्ति को दिया गया, ये ध्यान देना है। ठीक है, उर्दू भाषा में किसको दिया गया है? कवि चंद्रभान ख्याल को। कवि चंद्रभान ख्याल को मिला है। ठीक है, कविता के लिए मिला है उर्दू भाषा में। ठीक है, अच्छा वो कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है ताजा हवा की ताबिशें। ठीक है, जो ये जिस कविता को मिला है, कविता का नाम क्या है? क्या नाम है? ताजा हवा की ताबिशें। ठीक है दोस्तों, ताजा हवा की ताबिशें, ध्यान दीजिएगा। और हम बात करेंगे, ये पुरस्कार उनको 2021 में मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा? 2021 में पुरस्कार, 2021 की बात हो रही है, 2021 के लिए दिया जाएगा, तो ध्यान देना है। अच्छा और वही हम बात करते हैं। अच्छा, ये 11 मार्च को मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, 11 मार्च को। ये कब मिलेगा? 11 मार्च को, 11 मार्च को नई दिल्ली में। ठीक, नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैथिली में क्या है? मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उन उपन्यास पंगु के लिए। ठीक है, ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा कि किसको मिलेगा? जगदीश, मैथिली भाषा में बात करें, जगदीश प्रसाद मंडल। मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में इसी मतलब सोमवार को मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा में जगदीश प्रसाद मंडल को, जगदीश प्रसाद मंडल को कौन सा इनका, इन्हीं का उपन्यास है। उपन्यास क्या है नाम उपन्यास का? पंगु। ठीक है, पंगु के लिए दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हम बात करें 1-2 पॉइंट, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अच्छा, ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 1954 में, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये 1954 में 54 से दिया जा रहा है। ठीक है, कुल 24 भाषाओं को दिया रहा है, 24 भाषाओं को दिया जा रहा है। इसमें जो भारतीय संविधान में कुल कितनी भारतीय संविधान में, हमारे जो संविधान में है कुल 22 भाषाएं हैं, तो 2 कौन सी है? 2 कौन सी है, ये ध्यान देना है। 2 भाषाएं, इसको ध्यान देना है। एक राजस्थानी है और दूसरा जो हमारा भाषा है अंग्रेजी है। ठीक है, ध्यान देना है, अंग्रेजी को और राजस्थानी को भी शामिल किया गया। ठीक है, आगे के पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा पुरस्कार है। पहले पर कौन पुरस्कार है? ज्ञानपीठ है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा पुरस्कार है ये। कौन सा? साहित्य अकादमी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे पॉइंट नोट कर लीजिए, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल।
बस इतनी ही ध्यान दीजिएगा। ये जम्मू कश्मीर कहाँ चला गया? केंद्र शासित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ध्यान देना है। केंद्र सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत, ठीक है, ध्यान देना है। क्या नाम है? जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ठीक है, जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर, में डिजिटल मिशन के तहत, ठीक दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे एक और व्यक्ति की। आप लोगों को क्वेश्चन बनाएगा 17 पॉइंट। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद, ठीक है, रमेश बाबू, इतनी है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा करके, ठीक है, हरा करके जीत हासिल की है, ठीक है, ध्यान देना है। अभी भारत के शतरंज खिलाड़ी, ध्यान देना है, ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, ये ध्यान देना। पहले भारत के शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर, ठीक, क्या है? ग्रैंड मास्टर है, ध्यान देना। और ये क्या है? ऑनलाइन चैंपियनशिप, क्या है? ऑनलाइन चैंपियनशिप में ऑनलाइन चैंपियनशिप में किसको हराया है? दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, किसको? मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैग्नस कार्लसन को हराया, मैग्नस कार्लसन को हराया, ठीक है, पहली बात ध्यान देना, मैग्नस कार्लसन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अच्छा, ये सब बहुत मतलब 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में हराया है, ठीक है। अच्छा, 10 वर्ष की आयु में ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे, ये भी ध्यान देना है। सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर बन गए थे, ठीक है, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज मास्टर 10 वर्ष की आयु में बन गए थे। अच्छा, इनको मैग्नस कार्लसन को हराने वाले और कौन कौन है? अपने ये क्या नाम, विश्वनाथन आनंद, विश्व चैंपियन, और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर पेंदयाला हरिकृष्ण, ठीक है, 2 व्यक्ति, ठीक है। और भी ध्यान दीजिएगा, बाकी आप ये ध्यान दीजिएगा, सबसे 16 वर्ष की आयु में, और सबसे मतलब 16 वर्ष की आयु बोल सकते हैं हम कि दुनिया के दूसरे सबसे कम आयु के व्यक्ति बने हैं, ठीक है, दुनिया के दूसरे, ध्यान देना यहीं पर, दुनिया बोलेंगे दुनिया के दूसरे सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जीत दर्ज की थी, जो शतरंज मास्टर बन गए थे, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, मैग्नस कार्लसन को हराने वाले विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियनशिप और
एक हरिकृष्ण नाम के हैं जो ग्रैंड मास्टर है, पेदयाला हरिकृष्ण, 2 व्यक्तियों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आज का करंट अफेयर इतना ही था। बाकी आपको जो भी दिक्कतें होंगी बताइएगा। आपको ये जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल आपके तभी जम्मू कश्मीर के डिजिटल मिशन के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, और मेरे बाबू प्रज्ञानंद भारत के सतत खिलाड़ी अभी बने हैं ग्रैंड मास्टर ने, जो सबसे दुनिया के सबसे कम आयु के हैं, जो 16 वर्ष के हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखिएगा। किसको हराया है? मैग्नस कार्लसन को, ध्यान देना है। ठीक है, ऑनलाइन चैंपियनशिप में। दोस्तों हमारा करंट अफेयर आज का इतना ही था। आप पूरे जोश जुनून के साथ लगे रहिए, एकदम पूरे उम्मीद। आपको अपना लक्ष्य लेना है तो जी जान लगा दीजिए। बाकी आप हमारे इस चैनल को डिस्टर्ब क्लासेस करके सब्सक्राइब से लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए। सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जब करेंगे तो आपके जब किसी शेयर करें तो उस पर वहाँ पर ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा HTTP करके, उसको क्लिक करेंगे सीधे यूट्यूब पर जाएंगे। जब यूट्यूब पर जाएंगे तो दोस्तों वहीं पर आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ लाल रंग में, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ऑल करके उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। किसी प्रकार की भी नोटिफिकेशन आपको जो भी आएगा मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। कोरोना वायरस अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। ठीक है, कोविड नियमों का पालन करते रहिएगा। ठीक है, जो भी है आप ध्यान दीजिएगा, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।